हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स 24 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाए हैं, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कौन कौन से संशोधन इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुए थे हमारे संविधान में, इसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों? तो इस संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ऐसा कोई सा भी भाग नहीं है हमारे संविधान में, या जहाँ तक बात की जाए कि कोई सा भी ऐसा भाग नहीं है जिसमें कि इस संविधान संशोधन द्वारा हस्तक्षेप ना हुआ हो। तो जो है हमारे पूरे संविधान से में जो है इस संविधान संशोधन द्वारा कहीं ना कहीं छेड़छाड़ या उसमें संशोधन हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है इसके द्वारा। तो याद रखिएगा पहली बात तो कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को? तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो 42वां संविधान संशोधन करने की नौबत क्यों आई दोस्तों, तो आपको बताते चले एक इसका कारण था कि जो उस टाइम केशवानंद भारती केस हुआ था दोस्तों, वो उसके तहत भी एक रूपरेखा जो है तैयार हो गई थी। उस टाइम जो है कार्यपालिका पर जो है न्यायपालिका भारी होती दिख रही थी, जो कि अभी तो है ही दोस्तों। पालिका पर जो है न्यायपालिका यानी जो हमारा उच्चतम न्यायालय वो ही सर्वोच्च है। अभी उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च है दोस्तों। इसी प्रकार का उस टाइम जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों। तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है डोमिनेंट होना चाहती थी किस पर? हमारी न्यायपालिका पर। और इस प्रकार के संविधान संशोधन करने की जो है उनको ज़रूरत पड़ी उसमें। तो इसका आपसे अगर पूछ लिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बताना है आपको कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए इस तरह के संविधान संशोधन की जो है ज़रूरत पड़ी। 42वां संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान में करना पड़ा। आगे देखते हैं कि कौन कौन से जो है इस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम जोड़े गए हमारे संविधान में, देखते हैं हम इस वीडियो में। तो पहला तो दोस्तों आपका संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों, 3 शब्द जो है हमारे संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना जो है संविधान की जो है रूपरेखा है दोस्तों। इसी रूपरेखा में जो है इस संविधान संशोधन द्वारा हस्तक्षेप हुआ था। हस्तक्षेप में क्या दोस्तों? 3 या ये कह सकते हैं कि संशोधन हुआ था। तो 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, जो है मूल कर्तव्यों की जैसी पहले कोई बात नहीं हुई थी। आपने मूल जो है मौलिक कर्तव्य नहीं सुने होंगे पहले, लेकिन अभी आप सुनने को मिल रहा है। लेकिन आपने पहले मूल अधिकार सुने होंगे, लेकिन अब जो है 42वें संविधान संशोधन से आपके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 फंडामेंटल राइट्स से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जिनको जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया इस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्तमान में जो है 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं, जो कि हमारे अभी संविधान में है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये इतना जो है अभी लागू है दोस्तों। लेकिन जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ये जो है इसमें संशोधन हो चुका है दोस्तों। इसमें एक मौका और दिया गया है कि जो है इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है दोस्तों। इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पहले क्या दोस्तों,
एक प्रकार से रबड़ स्टैम्प बनाने की कोशिश हुई थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि इंदिरा गांधी की जो है उस टाइम की सरकार थी जब ये संविधान संशोधन हुआ था। तो इस प्रकार की जो है संविधान संशोधन कर जो है एक रबड़ स्टैम्प बनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें फिर से बदलाव करके एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। तो आगे देखते हैं संविधान का भाग 14 का में एक नया अध्याय प्राधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट एवं राज्य प्रशासनिक अधिकरण सेट और अन्य मामलों के लिए प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण मतलब केट और सेट की व्यवस्था की गई, मतलब इस प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसमें कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी मतलब कर्मचारी होते हैं और जो राज्य प्रशासनिक इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारी होते हैं, वो अगर किसी बड़े ऑफिसर या कर्मचारी से बड़े ऑफिसर या राज्य प्रशासनिक सेवा के किसी कर्मचारी से जो है नाराज या किसी प्रकार की शिकायत बोल सकते हैं, शिकायत हो तो वो इस न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं, आगे है हमारा संसद द्वारा किए जाने वाले संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस संविधान संशोधन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जो आपको सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि किसी भी मतलब अर्थात संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस टाइम दोस्तों 42वें संविधान संशोधन हुआ था उस समय, लेकिन अभी जो हमारे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को हटा दिया गया है। या हमारे न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है संशोधन को भारतीय जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन जो है वर्तमान में ये लागू नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसे इस संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने वर्ष का कर दिया गया था, 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया था। जो कि हमारे बाद में 44वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था दोस्तों, 1978 के तहत इसे फिर से यानी कि 5 वर्ष कर दिया गया। यानी इसमें फिर से संशोधन हुआ और इसे 5 वर्ष का कर दिया गया, जो कि वर्तमान में लागू नहीं है दोस्तों। ये 6 वर्ष नहीं है, अभी कितना है, 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस कानून से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई, मतलब वो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है दोस्तों किससे बड़ा कर दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट से इस संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों, जो है कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया दोस्तों कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्व को लागू करते टाइम अगर हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है फ्रेंड्स, हमारे मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो ये कानूनी सही नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है सही नहीं होगा, कानूनी रूप से इसे चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार की जो है इसमें कोर्ट ने बताया, तो ये अभी वर्तमान में लागू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व। यहाँ दोस्तों भाग 4 में जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 3 निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। वो कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं, सभी के लिए समान न्याय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और निःशुल्क कानूनी सहायता, जो भी असक्षम है इस प्रकार की व्यवस्था में उसे निःशुल्क कानूनी सहायता, और न्याय व्यवस्था समान हो मतलब कि सभी के, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए न्याय व्यवस्था समान हो। आगे दूसरा जो जोड़ा गया था नीति निर्देशक वो था उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों व श्रमिकों की भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई थी जिससे कि कर्मचारी वर्ग व श्रमिक वर्ग जो है हताश ना हो, या फिर उन पे उद्योग जो भी प्रबंधन करता है या कंपनियां हैं वो उन पर जोर ना चला पाए, इस
के तहत ये व्यवस्था की गई थी। आगे तीसरी व्यवस्था जो की गई थी या निर्देशक तत्व जो जोड़ा गया था वो था पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। तो पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई थी कि वन्य जीवों का जो है संरक्षण हो, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। आगे देखते हैं, आगे है हमारा अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत के बजाय भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। दोस्तों जब ये जो है हमारा संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था दोस्तों कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लगाया जाता था तो वो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कहलाती, यानी पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती थी अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन इस संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है तो कोई भी मतलब राष्ट्रपति चाह रहा है तो वो किसी भी भाग में जहाँ अशांति या कुछ भी कारण है वहाँ ये इमरजेंसी लगा सकता है। आधे भारत में लगा सकता है, 2 राज्यों में लगा सकता है, 4 राज्यों में लगा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई थी। आगे है हमारा केंद्र किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल को भेज सकेगा। मतलब इसमें ये जो है केंद्र को ये शक्ति दी गई थी कि अगर किसी का राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है या कानून व्यवस्था वहाँ की ठीक नहीं है दोस्तों, तो उस राज्य में जो है केंद्र सरकार क्या कर सकती है, सैन्य बल, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैन्य बल भेज सकती है। इसमें सैन्य बल भेजा जाना जो है राज्य की कानून व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी जो कि अभी वर्तमान में लागू है दोस्तों, ये अभी लागू है। आगे है हमारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो कौन कौन से विषय थे दोस्तों? तो ये विषय थे जो शिक्षा और वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण तथा नापतोल न्याय प्रशासन अधीनस्थ न्यायालयों का गठन। ये जो 5 विषय थे इनको जो है राज्य सूची से निकाल कर किस में रख दिया गया फ्रेंड्स? तो समवर्ती सूची में इनको रख दिया गया था। शिक्षा, वन्य और वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण, नापतोल न्याय प्रशासन, अधीनस्थ न्यायालयों का गठन। जी हाँ दोस्तों, ये 5 को आप याद कर लीजिएगा। इनको जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था कर कहीं ना कहीं जो है केंद्र को मजबूती प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं, आगे हमारा संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम यानी कि गणपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये व्यवस्था लागू है। वो क्यों लागू है दोस्तों? तो हमारे जो संविधान संशोधन हुआ था 44वें, उसमें इस संविधान संशोधन को जो है ख़त्म कर दिया गया था। इस संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया था 1978 में, और फिर से वही कोरम व्यवस्था लागू कर दी गई थी कि कोरम व्यवस्था लागू रहेगी। तो कोरम व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? कोरम व्यवस्था में एक गणपूर्ति होती है दोस्तों। किसी भी जैसे कि राज्यसभा को चलाने के लिए मिनिमम सदस्यों की ज़रूरत और लोकसभा को चलाने के लिए मिनिमम सदस्यों की ज़रूरत, यानी कि जैसे कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा के लिए कम से कम 25 सदस्य तो होना चाहिए, तब जाके वहाँ की गणपूर्ति होगी। और लोकसभा में 55 सदस्य होना चाहिए, तब वहाँ गणपूर्ति होगी। ये व्यवस्था ज़रूरी क्यों है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए अगर किसी राज्य की विधानमंडल में या संसद में ही मान लीजिए कि संसद में 5 एमएलए पहुँचे। 5 एमएलए ने क्या किया कि कोई भी बिल पारित कर दिया या कोई भी अधिनियम बना दिया और उसे लागू कर दिया। अब दोस्तों ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही ख़त्म करने के लिए जो है कोरम गणपूर्ति आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अखिल भारतीय विधिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। तो दोस्तों आपको बता दूं पहले तो हमारी जो अखिल भारतीय सर्विस है वो 3 ही है दोस्तों। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईपीएस, आईएएस और एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। ये 3 जो है सर्विसेज हैं। इन्हीं में अखिल भारतीय विधिक सेवा की जो है चर्चा की गई थी इस संविधान संशोधन में, जो कि अभी लागू नहीं हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा 42वें संविधान संशोधन पर वीडियो दोस्तों। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखकर इसको अच्छे से समझ लेना है। इससे में से जो भी जो है क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।